स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी। चलिए आज ग्रेविटेशन में उस दिन हम लोगों ने यूनिट किया था, राइट, यूनिट तक किया था हम लोगों ने, ओके। और जी का वैल्यू, जी क्या था हमारा, कैपिटल जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू था। और हमने इसके बारे में आपका यूनिट भी बता दिया था किस तरह से निकालना है, नहीं निकालना है, ठीक है। अब हम लोग इससे थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कैप्लर्स लॉ आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, कैप्लर्स लॉ पढ़ना है। स्मॉल जी के बारे में तो आप लोग को नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग को शायद ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये जो अभी हमने फार्मूला बनाया है इस पे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, राइट। चलिए एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल of 1 kg mass laying on the ground, ठीक है। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, kg, रेडियस ऑफ अर्थ 3 किलोमीटर और कैपिटल जी दिया हुआ है 6.7, ये तो पता ही है आप लोग को, -11 न्यूटन में। ये कभी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बोर्ड में जगह कम है मैं इसको बिठा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ ऑन बॉल ऑफ 1 kg मास लेइंग ऑन ग्राउंड, एम मास ऑफ अर्थ इतना केजी, रेडियस ऑफ अर्थ इतना दिया हुआ है, कैपिटल जी इतना दिया हुआ है। तो रूल न्यूमेरिकल्स बनाने का मैंने रूल बताया था, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखे, क्या गिवन है, कैलकुलेट द फोर्स बोल रहा है, एफ नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, बॉल ऑफ मास यानी स्मॉल एम बॉल के लिए 1 kg, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम मास के अर्थ के लिए लिया हमने 6 × 10⁻24 kg, कैपिटल आर रेडियस यानी दोनों के बीच का रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है कितना 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड, अच्छा देखिए ये अर्थ है और बॉल इस ग्राउंड पे है, ये स्मॉल एम है, अर्थ का कैपिटल एम है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो अब बोलेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m/r², या कोई भी दो ठो मास बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए ये जो बॉल है ये अर्थ पे टच किया हुआ है, यानी जो रेडियस अर्थ का होगा वही ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, जी 6.7 × 10⁻11 इंटू कैपिटल एम दिया हुआ है 6 × 10⁻24, स्मॉल एम दिया 1 kg और रेडियस कितना है, जो अर्थ का रेडियस है वही इसके बीच का डिस्टेंस है, मास जो कितना है 6.4 × 10⁻6, ये मीटर है तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, घर पे कैलकुलेट करते रहिएगा, कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आराम से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। मैं इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं, कैलकुलेशन आप लोग को आता ही है, कैलकुलेशन करूँगा अभी यहाँ पे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो डायरेक्ट फार्मूला बैठाना है और आराम से निकाल देना है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैप्लर्स लॉ, ठीक है। पढ़ते हम लोग कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब ये मान लीजिए सन है और एक प्लैनेट है,
ये जो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है वो किस तरह से मूव करता है, किस तरह के ऑर्बिट होते हैं, किस तरह से मूवमेंट होता है उसका, ठीक है, वो सब बता रहा है इसमें, ठीक है, किस तरह से मूवमेंट होता है इसका, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है वो बताता है केपलर। तो देखिए उसका लॉ क्या है केपलर्स का। केपलर्स का जो लॉ है वो है, पहला क्या बोला केपलर्स ने, केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर के टोटल 3 लॉ हैं, तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, द प्लैनेट मूव इन elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two focus of the elliptical orbit। ठीक है, केपलर्स का नंबर 2 लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या बोला उसने, और ईच प्लैनेट revolve around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over ठीक है, sweeps over equal area in equal interval of time। मतलब ये कह रहा है केपलर का सेकेंड लॉ, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, मतलब ये सन के चारों तरफ जो ये प्लैनेट जो मूव कर रहा है वो इस तरह से मूव करता है जो उसका लाइनिंग ज्वाइनिंग करता है, स्वीप ओवर द इक्वल इन द इक्वल टाइम, यानी इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, द अ प्लैनेट मूव faster when it is closer to the sun and move slowly when it is further from the sun। यानी मूव करेगा फास्टर जितना सन के नज़दीक से गुजरेगा और मूव करेगा स्लोअर जितना वो उससे दूर रहेगा। ठीक है, अब जो है केपलर का थर्ड लॉ देखते हैं हम लोग। ठीक है, केपलर थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, केपलर का थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ बोला जा रहा है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली proportional to the square of time it takes to move around the sun।
केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, दोनों का बीच का डिस्टेंस है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, यानी के क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट टी स्क्वायर। ठीक है, केपलर्स का लॉ है, यानी कह सकते हैं कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे आर क्या हो गया? मीन डिस्टेंस, टी हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, केपलर के यही 3 लॉ हैं जो एग्ज़ाम में अगर आप लोग को पूछता है तो आप लोग को बताना है। ठीक है, केपलर्स के ये 3 लॉ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल बॉडी किसको बोलते हैं? देखिए, एक ये पेन है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, ये हो गया फ्री फॉल। और एक को पकड़ा और मैंने ऐसे झटका दिया, ये फ्री फॉल नहीं हुआ। फ्री फॉल मतलब मान लीजिए आप छत पे चले गए, एक बॉल को इस तरह से पकड़ा है और बस जस्ट छोड़ दिया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, उससे हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। अगर आपने एक बॉल को पकड़ के झटका दिया, इसका मतलब आपने वहाँ से एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाया, तो वो फ्री फॉल नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे फ्री फॉल किसको बोलते हैं? फ्री फॉल क्या हुआ? द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम a height towards the earth under the gravitational force of earth is called free fall. The falling of the body from a height towards the earth under the gravitational force, मतलब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, उसको छोड़ दिया, ग्रेविटी खुद उसको अपनी तरफ खींच रहा है, उसी फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं रिलेशन बिटवीन universal gravitational constant capital G and gravitational acceleration small g। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए किस तरह से रिलेशन होता है? स्मॉल जी क्या हो गया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए सिंपल सा बात है, एफ इक्वल टू क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम जी। जब एक फ्री फॉल बॉडी को छोड़ते हैं तो ये फोर्स क्या होता है? एम जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये फोर्स क्या हो जाता है? एम जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एफ एम जी और जी एम बाय आर स्क्वायर। ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, स्मॉल जी इक्वल टू हो गया जी मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर। ये जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो यूनिट तो वही होगा। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन है सिंपल सा, जिस पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा, यानी जहाँ पे भी एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, अगर वहाँ पे ग्रेविटी की बात होते हैं तो ये एक्सेलरेशन जो है स्मॉल जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ आगे और करते हैं,
उसके बाद में इस सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा। अब देखते हैं हम लोग मास। मास क्या होता है? द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in it। मास क्या है? किसी बॉडी का एक मैटर है, एक क्वांटिटी है जो उसमें होता है। यानी मास जो है कभी भी चेंज नहीं करता है। मास मतलब क्या? मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का मास मतलब क्या होगा? ये पेन जिस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, उसको मास बोलते हैं। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। इसी पेन को अगर आप चंद्रमा में ले जाइए, इसी पेन को आप सन पे ले जाइए, इसी पेन को जुपिटर पे ले जाइए, इसी पेन को पहाड़ पे ले जाइए, इसी पेन को कोल माइन में ले जाइए, गड्ढा करके अंदर ले जाइए, इसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं चेंज होता है। द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। मास कभी भी किसी बॉडी का जीरो नहीं होता, यानी इट नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट्स मास, द मास ऑफ अ बॉडी क्या होता है? इज कांस्टेंट। यानी मास जो है किसी भी बॉडी का वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो जो कि त्यों रहता है, ना ही वो कभी जीरो होता है। अब हम लोग देखते हैं वेट। वेट किसको बोलते हैं? वेट में लिखिए द वेट ऑफ अ बॉडी is the force with which it is attracted towards the center of the earth। The weight of the body is the force with which the attract towards the center of the earth। वेट क्या है? जब किसी बॉडी को हम छोड़ते हैं तो वह क्या करता है? अर्थ जिस तरह से उसको अपने सेंटर की ओर खींचता है। वेट मतलब क्या हो गया? वेट मतलब एक फोर्स है, और फोर्स मतलब क्या हो गया? मास इनटू। अब ये कौन सा वेट? वेट मतलब फोर्स, इसका मतलब mg। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैसा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए वेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? मास के। वेट मतलब क्या हो गया? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? mg। यानी आप वेट क्या होता है? चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। याद रखिएगा। यानी वेट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप? mg। वेट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? mg। ठीक है, इसका यूनिट न्यूटन ही होता है। ठीक है, अब देखिए वेट क्या होता है? प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। इट चेंज from place to place। The weight can be zero। जीरो हो सकता है वेट। ठीक है, जब आप स्पेस में जाते हैं तो क्या हो जाता है? वेटलेस हो जाते हैं हम लोग, वेट नहीं होता, लोग उड़ने लगते हैं। स्पेसशिप में जब जाते हैं, स्पेस में जाते हैं तो क्या होता है? वेट जीरो हो जाता है ना, उड़ने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया। जब मून पे जाते हैं तो वेट कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। यानी अगर यहाँ से 6 kg का वेट ले जाएंगे तो वहाँ पे वो 1 kg का हो जाएगा। अगर 6 kg का कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे मून पे तो वहाँ पे वो कितना kg का हो जाएगा? 1 kg का हो जाएगा।
तो सोचिए इस तरह से वेट जो है चेंज होता है जब हम लोग जाते हैं अर्थ से मून पे। ठीक है, चलिए हम लोग अब एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity on the surface of the moon। ठीक है, जहाँ पे गिवन है मास ऑफ द मून, गिवन है मास ऑफ द मून 7.4 into 10⁻22 kg, रेडियस ऑफ मून 1740 kg। और चलिए तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी पूछ रहा है। क्या होता है फार्मूला? G/r²। जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, पता ही है। m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये तो किलोमीटर में होगा, हाँ किलोमीटर। ये दिया हुआ है आपका 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है। और ये दिया हुआ 1740 किलोमीटर। तो अब देखिए, आपको याद रखना चाहिए किलोमीटर में दिया हुआ तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, यानी 1740 इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर में, क्योंकि मैंने बताया था रूल नंबर 1 जो गिवन है उसको लिखिए, रूल नंबर 2 यूनिट को सेम करना है। तो ये तो किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको यूनिट को सेम करेंगे, पहले मीटर में लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 1740 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं इसको, 3 ठो है, इसका होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, जी का वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। तो देखिए यहाँ पे इस तरह के अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, वेरी सिंपल आते हैं। एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे ना वो एकदम फार्मूला बेस्ड, इसलिए मैं बोलता हूँ फार्मूला हमेशा आप याद रखिए। फार्मूला जो मैं लिखाता हूँ उसको एक पेज में लिख के रखिए, क्योंकि वो फार्मूला नहीं लिख के रखेंगे तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा और प्रॉब्लम होगा, फिर आपसे न्यूमेरिकल जो है नहीं बनेगा। चलिए अब आप लोग का एक होमवर्क है जो आप लोग को मुझे देना है, डिफरेंस। आप लोग को PDF बना के इसका भेजना है होमवर्क। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये वाला आपको करके लाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स का नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, इसमें थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का फोर्स है जो क्या लगता है ऊपर की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे देखिए थ्रस्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड ऑन द area of the object on which it acts. The effect of a force depend on the area of the object on which it acts, ठीक है।
तो देखिए थ्रस्ट क्या है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। थ्रस्ट क्या है, वो फोर्स जो उस एरिया पे इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने कि जब कोई रॉकेट क्या होता है, रॉकेट क्या होता है, ये जब रॉकेट है, ये रॉकेट है, ये इस तरह से नीचे धुआं फेंकता है, नीचे इसका क्या होता है निकलता है, और ये रॉकेट क्या होता है ऊपर की जाता है। तो ये क्या है, एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विच है, जिस एरिया पे वो एक्ट करता है उस पे उसका वो क्या होता है इफेक्ट है। मान लीजिए ये एक टेबल पे है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इसमें देखिए बहुत सारा फोर्स काम करेगा, ठीक है। नीचे वेट काम करेगा, ठीक है, नीचे क्या काम करेगा, वेट mg, ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, या इसी को कह सकते हैं एक तरह से थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। चलिए थ्रस्ट के बारे में आप इतना जान गए हैं, चलिए अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग प्रेशर भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स acting perpendicularly on a unit area of the object. The pressure is the force acting perpendicularly on the area of the object. प्रेशर का प्रेशर P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका यूनिट प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी को कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। जिस तरह से फोर्स का न्यूटन होता है, बट एक्चुअली फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी तरह से प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको कलेक्टिवली हम लोग पास्कल भी बोल देते हैं। ये इसका SI यूनिट है, ये इसका क्या है SI यूनिट है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग जो इस फार्मूला से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, क्वेश्चन, a force of 100 Newton is applied to an object of area 2 meter square. Calculate the प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर। तो मैंने क्या आपको तरीका बताया है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए। क्या गिवन है, फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, यानी F दिया हुआ है 100 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, यानी A दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। प्रेशर निकालने बोल रहा है, यानी प्रेशर इक्वल टू वाट। तो प्रेशर का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स 100 एरिया 2, काट देंगे कितना हो गया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हैं 50 पास्कल। पास्कल को PA से लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में PA लिखते हैं पास्कल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सिंपल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रॉकेट साइंस से बहुत हार्ड आएगा, कुछ भी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल जो है बहुत सिंपल आने वाला है आप लोग का, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, नॉर्मल वे में पढ़िएगा, तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आ जाएगा और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे की प्रिपरेशन करेंगे। देखिए मैं आप लोग का सरप्राइज़ टेस्ट भी लूँगा ऑनलाइन, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सब तैयार रहिएगा। मैं कब सरप्राइज टेस्ट लूँगा कोई गारंटी नहीं है, मैं संडे को भी ले सकता हूँ, सैटरडे को भी ले सकता हूँ, किसी और दिन भी ले सकता हूँ, ठीक है, मंडे को भी दिन में ले सकता हूँ,
तो इसीलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, न्यूमेरिकल्स में, कंसेप्ट में, किसी तरह का भी डाउट हो मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।